उसमें क्या हुआ, पहली बात आई कि सीज़ फायर होना चाहिए, और ईरान तो सीज़ फायर के लिए कभी तैयार था ही नहीं। तो क्या किया पाकिस्तान ने, उन्होंने 29 मार्च को कुछ जो रीजन के थे फॉरेन मिनिस्टर्स उनको बुलाया इस्लामाबाद में। मिसाल के तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, फिर इजिप्ट के थे, सब। है गाइस, मोहम्मद तस्खीर और हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं प्रवीण सोनी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिकम अ ग्लोबल हीरो। रियली देखते हैं इस सीज़ फायर के होने के बाद क्या एनालिसिस कर रहे हैं प्रवीण सोनी। सो लेट्स वॉच। कि एक दशक की कम से कम सबसे बड़ी खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, वर्केबल है, यानी ईरान की शर्तों पर न सिर्फ कि सीज़ फायर के लिए तैयार हुए बल्कि ईरान की शर्तों पर पूरे तरीके से युद्धबंदी के लिए कम से कम 2 हफ्ते की ये युद्धबंदी होगी, जिसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स तैयार हो गया। ये अपने आप में ऐसी बात है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है, और मुझे लगता है कि अमेरिका के मौजूदा जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है उसमें शायद सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी या एम्बेरसमेंट का ये लम्हा है। इतिहास इस लम्हे को याद रखेगा। आपके सामने मैं ये जो बातचीत कर रही हूँ, ये इतिहास का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये सब कुछ हुआ कैसे? वो कुछ लोग, मैं जो जिनमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने इस दिन को देखा था, यानी इस दिन को प्रिडिक्ट किया था, उसमें से एक हैं प्रवीण साहनी जी। जी हाँ, प्रवीण साहनी जी को एक बार फिर से मैंने अपने कार्यक्रम में दावत दी है, और खासकर मैं चाहती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से इस बातचीत में। मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ कि आपने ये तो कहा था कि ये संधि होगी, आपने ये भी कहा था ईरान की शर्तों पर होगी, लेकिन क्या आपने ये सोचा था कि इतनी जल्दी होगी? हाँ, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। जी हाँ, मैंने ऐसे ही सोचा था, क्योंकि मुझे शुरू से ही बिल्कुल साफ दिख रहा था कि ईरान जो है एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है शुरू से ही जिसके लिए उसने बहुत सालों की तैयारी करी है। और ये भी दिख रहा था कि जो अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है वो ऐसी लड़ाई है जिसको हम कहते हैं वॉर ऑफ विम, कि मतलब ऐसे ही आप मतलब बिना सोचे समझे आप लड़ाई में चले जाइए। इसका मतलब क्या होता है लड़ाई की टर्म्स में, कि अमेरिका एक टैक्टिकल लड़ाई लड़ रहा था, जबकि ईरान जो है वो सोची समझी लड़ाई लड़ रहा था। जिसमें मैंने आपको बताया, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो वो बिल्कुल क्लियर था मुझे शुरू से। बल्कि जैसे आप कह रही हैं, 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई, और पहली को मैंने ये कह दिया था ईरान नहीं हार सकता, क्योंकि उसकी लड़ाई बहुत मजबूत है। और 2-3 दिन, तीसरे दिन मैंने कह दिया था कि अमेरिका ये लड़ाई हार जाएगा। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि वो दिख रहा था, जिसको भी थोड़ी लड़ाई की समझ है उन सबको समझ में आ रहा था कि जो लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है वो मुनासिब लड़ाई नहीं है, और जो ईरान लड़ रहा है वो जीतने वाली लड़ाई है। तो वो नतीजा हमारे सामने आ गया है। ऐसा लगता है कि आप इतनी सादगी से और इतनी सरलता के साथ इतनी जटिल बातों को कह देते हैं। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपके अंदर? कैसे आप जान पाते हैं कि ऐसा हो रहा है, जब दुनिया एक तरफ है और कह रही है कि 3 दिन के अंदर ईरान ख़त्म हो जाएगा? भारत में हमारे यहाँ सरकार इजराइल के साथ खड़ी होती है, क्योंकि वो सोच रही है ईरान के साथ खड़े होने में तो पूरी तरीके से नुकसान है। कहाँ से ये विश्वास आता है? कैसे आप समझते हैं ऐसा हो जाएगा? जैसे मैंने आपसे कहा, ये सब उन लोगों को समझ में आ जाएगा जिनको लड़ाई कि कैसे लड़ाई होती है वो समझ में आ जाएगी। तो वो समझ में आ जाएगा, वही जो मुझे समझ में आया है। तो इसमें कोई जादूगिरी नहीं है, बिल्कुल। ये आपको समझना है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, मॉडर्न लड़ाई कैसे होती है, और किस तरीके की तैयारी दिख रही थी कि ईरान ने कर ली है सोच समझ के। तो ये तय था कि यही नतीजा होना था, वो हो गया है। जहाँ तक सवाल ये है कि इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई, वो भी तय था, क्योंकि जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जो सोची समझी थी, जिसमें युद्ध भी हो रहा था, और साथ में दुनिया की इकॉनमी और फाइनेंशियल सिस्टम पे हर रोज़ असर पड़ रहा था। और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई सोचा समझी लड़ाई थी ही नहीं। वो तो सिर्फ एक टैक्टिकल लड़ाई जिसमें होता है कि मार दो बस, वो कर रहा था। तो ये तय था कि ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि दुनिया में हाहाकार मचेगी, हल्ला मचेगा कि बहुत नुकसान हो रहा है इकॉनमी का, ग्लोबल रिसेशन हो सकता है। तो ये छोटी ही लड़ाई होनी थी, और ये भी तय था कि इसमें अमेरिका नहीं जीत सकता है। ये बात आप ज़रूर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के संबंध से, उसके बाद दोबारा जब आपने मुझसे बातचीत की, फिर आपने पाकिस्तान के बढ़ते हुए कद के बारे में बात की, और अब तीसरी बार फिर से भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि वो बातचीत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दलाल हैं। लेकिन देखिए, एक छोटा सा देश एक बड़ा देश बन के उभर रहा है पाकिस्तान। अब दुनिया के कुछ ही घंटों बाद दुनिया के बड़े बड़े नेता इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे और विश्व शांति पे चर्चा होगी। भारत कहेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक है, पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश करेगा, यूनाइटेड नेशंस में जाएगा, और उधर दुनिया के तमाम बड़े देश इस्लामाबाद जाके शांति पर चर्चा करेंगे, विश्व शांति की स्थापना करेंगे। होगा अपोजिट। इसमें भारत के लिए क्या ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है? क्या भारत फिर ये दलाल, नॉन दलाल, इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल है, जो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में विदेश नीति पर हम कहीं मात खा रहे हैं? नहीं, देखिए, हम वो कर रहे हैं जो हमें करना था।
और हमने ये किया है कि हमने लड़ाई शुरू होने के कुछ दिन पहले 25 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, इजराइल चले गए। तो ये तय हो गया कि हम मीडिएटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं अगर वो वहाँ चले गए हैं। और अभी भी आप देखिएगा जो हम कर रहे हैं, अभी हमारे विदेश मंत्री गए थे फरवरी में अमेरिका, अभी हमारे विदेश सचिव जो हैं वो अमेरिका में हैं। हम ये देख रहे हैं किस तरीके से हमारे जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ बढ़े, एक ऐसे वक्त पे जबकि जो एलाइज हैं अमेरिका के, जिसको हम ग्लोबल नॉर्थ नेशंस कहते हैं, वो उनसे अलग हो रहे हैं, हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान का कद दुनिया में 3 हिस्सों में बढ़ा हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और दिख रहा था। पहला ये हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने तय किया कि इन्होंने मिलिट्री क्रेडिबिलिटी इनकी बढ़ गई, और उससे जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ थी वो भी इम्प्रेस हुई इस रिपोर्ट से। तो एक तो वो कद बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ कि जब मीडिएशन की बात आई, वेस्ट एशिया में जो लड़ाई शुरू हो गई, तो उसमें क्या हुआ, पहली बात आई कि सीज़ फायर होना चाहिए, पर ईरान तो सीज़ फायर के लिए कभी तैयार था ही नहीं। तो क्या किया पाकिस्तान ने, उन्होंने 29 मार्च को कुछ जो रीजन के थे फॉरेन मिनिस्टर्स उनको बुलाया इस्लामाबाद में। मिसाल के तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, फिर इजिप्ट के थे, सऊदी अरेबिया के थे और टर्की के थे। चारों ने मिलके एक ड्राफ्ट पीस प्लान बनाया जो कि ईरान को चाहिए ही नहीं था, पर वो ड्राफ्ट पीस प्लान लेकर जो कि एक्सेप्टेबल था रीजनल कंट्रीज़ को विच मैटर, तो उनके जो विदेश मंत्री थे इशाक दार, आप याद करिएगा, वो चाइना गए और चाइना में वांग ही से मिले उनके फॉरेन मिनिस्टर से, और 31 मार्च को एक जॉइंट 5 पॉइंट प्लान रिलीज़ करा गया। अच्छा, ईरान को कोई दिलचस्पी नहीं थी उस स्टेज में सीज़ फायर के लिए, बट ईरान को ये पक्का दिख गया कि जो चाइना है वो खुल के अब जो वॉर में इंटरेस्ट ले रहा है, सीज़ फायर करना चाहता है, तो वो शामिल हो गया है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, उस काम से जो पाकिस्तान ने किया, देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एज अ मीडिएटर तीनों ग्रेट पास के बीच में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो कि अमेरिका, चाइना और रशिया है, और जो रीजनल पास है उसके अंदर इस्टेब्लिश हो गई, तो उस दिन वो क्रेडिबल मीडिएटर बन गया। अच्छा, अब देखिए अब क्या हुआ है, अब बात और ऊपर उठ गई। अब बात जैसे आप बता रही थी, अब बात हो रही है फ्रेमवर्क फॉर परमानेंट पीस। जो 10 पॉइंट ईरान ने दिए हैं उस पर अमेरिका तैयार है बात करने को, और फिर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है 10 अप्रैल को आप आइए इस्लामाबाद में, तो अब हम हायर लेवल देखेंगे। जो पहले के थे वो तो होंगे ही, साथ में हम देखेंगे कि टॉप लीडर जो हैं, अमेरिका के टॉप लीडर जो हैं वो ईरान के, वो वहाँ पर आएंगे। और देखिए खास ट्रंप की लड़ाई में, तो ट्रंप के लिए आज सिर्फ एक ही कंट्री है पाकिस्तान जो ये मीडिएट कर सकती है, और इसीलिए ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पे भी प्रोफ्यूसली थैंक किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। तो ये 3 स्टेज में चीज़ हुई है, और आज पाकिस्तान जो है, जो ग्लोबल साउथ की कंट्री है, वो एक अलग उसमें जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल और बढ़ गई है। ये रियलिटी है। जी हाँ, साथ क्या सुलूक होगा, ईरान की इकोनॉमी इससे कैसे प्रभावित होगी? देखिए, अगर ये हो जाता है, पीस जो है परमानेंट पीस हो जाती है और ट्रंप मान जाता है, सबसे बड़ी आज अड़चन जो पड़ी हुई है ये परमानेंट पीस में, वो अमेरिका नहीं है, वो इजराइल है। इजराइल अभी भी लड़ाई बंद नहीं करना चाहता है। इजराइल तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ताल्लुक है, उसकी कहानी बदल चुकी है। सिर्फ बदलाव ये आएगा कि अगर ये पीस प्लान मान लिया जाता है, अभी जैसे वो कह रहे हैं ये दुश्मन नेशन है, ये है, वो है, तो वो अब सब जा सकते हैं वहाँ से, ये होगा। पर मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो ईरान की फ़ौज के पास ही रहेगा। जी हाँ, और दूसरी बड़ी बात थी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये 30 दिन में हो जाएगा। तो इस कारण से नॉट ओनली ईरान ने ये लड़ाई जीती है, ईरान एक बहुत मजबूत खंबा पिलर ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो बन के उभरा है। ये एक नई चीज़ हो रही है, बिल्कुल नई चीज़ हो रही है। अभी तो ईरान मजाक कर रहा है, उनके जो अलग अलग उनके एम्बेसीज के ट्विटर हैंडल्स से कह रहे हैं से हेलो टू द न्यू सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, और तमाम लोग कह रहे हैं कि यस सुपर पावर, वी आर सेइंग हेलो टू यू, कैसे हैं आप लोग। इस तरह से मैं कहती हूँ ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि किस तरह से इस जंग को न सिर्फ कि उन्होंने लड़ा, बल्कि कितनी शान आन बान के साथ उन्होंने इस जंग को लड़ा, सर ऊंचा करके उन्होंने इस जंग को लड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं है कि, और जाहिर है ये भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ थी उनके ऊपर भी, इंसानी जानों की भी हिफाजत करने की उन्होंने कोशिश की। एक और बात अहम है, क्योंकि पूरी बात ये इकॉनमी से जुड़ी हुई है, आपने सवाल का जवाब इसी से शुरू किया। ये चूँकि इतनी कीमत बढ़ रही थी तेल की और इस जंग को ख़त्म होना ही था, और यही एक आखिरी अल्टीमेट ट्रूथ यही है, इकॉनमी इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। तो मुझे ये बताइए कि जो पेट्रो डॉलर और जो डॉलर का हम जिक्र कर रहे थे कि ये डॉलर में जो पूरी दुनिया की इकॉनमी एज ए रिजर्व
करेंसी चलती है, क्या आप ये कह रहे हैं कि कुछ साल में ऐसी भी नौबत आ सकती है कि ये बदल जाए, ये चाइनीज़ बन जाए, युआन या कोई और इकोनॉमी? देखिए, ये नौबत आ नहीं सकती, आ गई है। वो ऐसे आ गई है कि अगर यहाँ पे कुछ कंट्रीज जीसीसी पेट्रो डॉलर में ट्रेड करती भी रहें, जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, रशिया ने कहा है हम तेल बेचने को तैयार है, यूरोपियंस को भी, सबको, बट युआन में ट्रेड करेंगे। जहाँ तक ब्रिक्स का ताल्लुक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो ब्रिक्स का एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि किस तरीके से डॉलर से हटके रीजनल जी हाँ करेंसी जो दोस्तों, लोकल ये थी अब करेंसीज तक की है मालूमात जो मैंने उसके आपके अंदर साथ शेयर ट्रेड की करा है। जाए, वीडियो एक कैसी ऐसा लगी, अपनी डिजिटल राय का सिस्टम इजहार बना कमेंट के बॉक्स में जिससे कि ज़रूर हम करें। जैसे कि अगर आप युआन का भारतीय रूबल के मीडिया साथ का ट्रेड हो रिएक्शन सके, जैसे देखना और रुपए का सुनना रूबल के पसंद साथ हो करते सके, हैं तो तो चैनल ये को सब चीज़ें सब्सक्राइब हो करें, रही हैं और बहुत ताकि तेज़ी इस से तरह हो की रही हैं, और इंफॉर्मेटिव अब वीडियो और अब तक तेज़ी बर से वक्त बढ़ेंगी। पहुँच रहे। जैसे जैसे मैंने कोई आपसे नई कहा, मालूमात के न्यू आपके वर्ल्ड साथ ऑर्डर ज़रूर बन शेयर रहा है, करूँगा। उसमें हाजिर एक होते खास हैं बात ये होगी नई कि वीडियो जो के साथ, दो नई अपडेट के साथ। बेसिकली नेक्स्ट दो वीडियो दीजिए स्ट्रेंथ्स हैं इजाज़त। अल्लाह अमेरिका हाफ़िज़। की, वो दोनों कम हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। एक स्ट्रेंथ है उन, तो वहाँ करीबन 10,000 सोल्जर्स है अमेरिकन। अब वो कहाँ जाएंगे? इसराइल के आसपास कहीं हेडक्वार्टर बनेगा, पर इसराइल चाहता है कि उनका रोल बरकरार रहे। अमेरिका लगा रहा है कि उसको पीस करनी है, नहीं करनी है, उसका उनसे लेना देना नहीं है, इसीलिए वो लड़ाई को रोकना नहीं चाहते हैं। और दर्शकों के लिए ये भी जानना तो इतना ज़्यादा उसका रोल श्रिंक हो जाएगा, पर ग्रेट पावर वो अभी भी रहेगा। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने एक बहुत अजूबा कर दिया है, इट्स अ मिरेकल, क्योंकि उनकी तैयारी थी, क्योंकि उनमें शक्ति है पेन लेने की, जो हमने देखी है। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, वो ये है जिससे ट्रंप घबरा गया होगा। जब मैं कहता हूँ कि जो ईरान है वो वॉर ऑफ सर्वाइवल लड़ रहा है, वॉर ऑफ सर्वाइवल का फिजिकल मतलब क्या होता है, वो ट्रंप ने देखा होगा वीडियोस में। क्योंकि याद करिएगा, ट्रंप ने ये कहा था कि हम ईरान के ब्रिजेस, ईरान के पावर सेंटर्स जो हैं उन सबको दस्त ख़त्म कर देंगे और उनकी सिविलाइजेशन को ही ख़त्म कर देंगे। तो उम्मीद ट्रंप ये कर रहे होंगे कि ईरानियंस डर जाएंगे और घर में बैठ जाएंगे। और हुआ क्या ग्राउंड के ऊपर, वो सारे ईरानियंस, वो वीडियो हमने देखे हैं, कितने सारे आदमी औरत झंडा लेके अपना वो ह्यूमन चेन बनाई उन्होंने, और वो वहाँ ब्रिजेस पे खड़े हो गए और वो जाके वहाँ दिख गए वो जो पावर सेंटर्स हैं जिसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था। कहने का मतलब ये है, ट्रंप उम्मीद कर रहा था कि इस लड़ाई के बाद ईरान टूट जाएगा। जो उसने देखा कि ईरान और एक हो गया है। ये फ़र्क होता है जो मैं बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, कि जब एक सिविलाइजेशनल स्टेट होती है जो ईरान है, जो एक सिविलाइजेशन से आती है, और दूसरी तरफ क्या है, नेशन स्टेट। सिविलाइजेशन नहीं है, नेशन स्टेट है जो अमेरिका है। तो जो ईरान ने करके दिखाया है, यूनिटी, एकदम सब एक साथ खड़े हैं, इससे भी वो बौखला गया होगा ट्रंप कि अभी मैं कहाँ लड़ाई, ना तो मेरे पास मिलिट्री ऑप्शन है, ऊपर से ईरान की ये हालत है। तो इसलिए उन्होंने वो हथियार डाल दिए और कहा ठीक है, मैं अब तैयार हूँ ईरान के 10 पॉइंट्स प्रोग्राम पे बात करने के लिए। बहुत हैरानी की बात है कि जहाँ से जंग शुरू हुई वो रिजीम चेंज से हुई। तख्ता पलट कर देंगे, अपनी पसंद की सरकार बनाएंगे, अपने पसंद का अयातुल्ला लेकर आएंगे, लेस रेडिकल लोगों को लेकर आएंगे, ईरान की औरतों को आज़ाद कराएंगे, ईरान में ह्यूमन राइट्स लाएंगे, ईरान में डेमोक्रेसी लाएंगे। वो सब कुछ तो हुआ नहीं। लगता है कि नौबत अब यहाँ तक आ गई है कि नवंबर में जो इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है कमज़ोर बन के उभरेंगे, ये पूरा रिजीम चेंज तो ऐसा लगता है कि अमेरिका में होने जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि नेस्त नाबूद करने की कस्में खाने से लेकर अब कुछ ही घंटों के भीतर उनसे सीज फायर करने तक पहुंचने का जो सफ़र है, ये पूरे के पूरे सिर्फ ईरान की हिम्मत और उसका हौसला और उसका रुतबा, उसकी एकता, यही एक वजह है। देखिए, मिलिट्री प्लान है और एक सिविलाइजेशन है ईरान, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, उनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उनमें इंटरनल प्रॉब्लम्स है, पर एक सिविलाइजेशन जब होती है वो एक साथ इकट्ठी हो जाती है जब लड़ाई होती है। और वो तो सब मरने को तैयार है, वो वीडियो में दिख रहा है। तो अगर ये सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि ये कंट्री सिविलाइजेशन स्टेट है, ये नहीं है कि वो कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स है, नेशन स्टेट बनी हुई है, तो उसको ऑब्वियसली हैरानी हुई है ट्रंप को। अभी ना तो मिलिट्री ऑप्शंस है, घर में प्रॉब्लम है, जैसे आप ठीक बोल रही हैं, जो उनकी मागा बेस है वो परेशान है। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ आपके दर्शकों को, कि लास्ट ईयर 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी निकाली थी, जिसमें ये साफ राइट गाइस, तो इज़राइल और अमेरिका को घुटनों पर लाकर सीज़ फायर की नौबत तक ले आया ईरान। वो सिविलाइजेशन, वो मिलिट्री, वो पावर, वो एकता उनके अंदर जो है, मतलब एकदम साथ रहने वाला। मतलब लोग सोच रहे थे कि टूट जाएगा, खासकर
तोड़ना चाह रहा था, लेकिन वो टूटा नहीं, एक साथ आ गया है। मतलब उनमें यूनिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको देखा जा रहा है दुनिया में, उसमें ईरान मजबूत तो नज़र आ रहा है। ईरान की पावर का किसी को खासकर पता नहीं था, लेकिन अब इस जंग के बाद पता चल गया है कि ईरान कितना पावरफुल है। वो अमेरिका जैसी सुपर पावर जैसी कंट्री को, जो सुपर पावर कहते हैं खुद को, उसको भी झुकाने के काबिलियत रखता है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर एक नाम पाकिस्तान का भी आता है कि पाकिस्तान इन सारे लोगों से रिश्ते रखकर, या इनको कभी कभी आँख भी दिखाता है पाकिस्तान टाइट कर और वो आँख दिखाने की वजह से पाकिस्तान को इस लेवल पर भी देखा गया है कि भाई बीच में इस्लामाबाद में पाकिस्तान में मीटिंग्स होंगी सीज़ फायर की, और सीज़ फायर हो जाता है। कोई हीरो बनता है तो कोई ज़ीरो बनता है, कोई हीरो ही ज़ीरो बन जाता है। ये इस जंग ने बताया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे लगे ये एनालिसिस। एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।